स्वागत करते हैं हम अपने स्टडी टर्म में। तो दोस्तों हमने यहाँ 2.1 कल पढ़ ली थी। अब बात करते हैं 2.2 की, एक्सरसाइज नंबर 2.2 की, पॉलिनोमियल्स। मतलब इसमें होता क्या है इस एक्सरसाइज में हमारे को कोई बहुपद दिया होता है, कोई इक्वेशन दी होती है, उसके फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड या मूल्स या रूट्स जो भी बात करें वो हमें को निकालने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ उसके आंसर को सर्टिफाइड करना होता है, उसके उत्तर की जांच करनी होती है कि ये सही है या गलत। तो हम इसके पहले ये जान ले कि होती क्या है बहुपद क्या। हमने कल इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आज और देख लेते हैं। तो देखो बहुपद जो इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल जो होता है, उसे पी ऑफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? पी ऑफ एक्स के रूप में। मतलब पी ऑफ एक्स जो होती है उसके इक्वल में लिखा जाता है पी ऑफ एक्स। आगे जाती बात समझ, इक्वल टू कल हमने मोनोनियस ये डाइकोनल्स और वो पढ़ लिया था कल। मतलब प्रथम और द्वितीय और तृतीय कल पढ़ लिए थे। अब देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये एक इसकी इक्वल है पी ऑफ एक्स की। किसकी इक्वल है? पी ऑफ एक्स की। तो ये क्या बन गई मेरे पास? एक पोलिनोमियल, मतलब कोई बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। यहाँ पर देखो मेरे पास x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने x इक्वल टू यहाँ के लिया, जैसे x इक्वल टू मैंने ले लिया 1। कितना ले लिया? 1। जब x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो देखो क्या लिखूंगा मैं, p ऑफ x इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पर x की जगह मैंने क्या लिखा? 1। तो 1, यहाँ x स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह 1 इंटू 1 प्लस 1 का 1। आ गया तो बात समझिए। अब देखो क्या आ गया मेरे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, कितने आ गए मेरे पास? 3 और 1 और 4 और 1 5। मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? पी ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये आगे बात समझ में। ये क्या होता है? एक पॉलिनोमियल्स होता है, बहुपद होता है। अगर इक्वेशन इस प्रकार की होती, अगर जो ये बहुपद इस प्रकार से होता, x इक्वल टू प्लस 3x प्लस 1, इसके इक्वल में 0 होता, इसके इक्वल में क्या होता? 0। तो ये एक क्या हो जाती? इक्वेशन हो जाती। क्या हो जाती? इक्वेशन, समीकरण बन जाती है। तो समीकरण और पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद में आपको डिफरेंस पता चल गया कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स और क्या होता है इक्वेशंस। तो देखो इक्वेशंस की बात आती है तो यहाँ इक्वल में क्या लग जाता है? 0। लेकिन जब पॉलिनोमियल्स या बहुपद की बात आती है तो 0 नहीं लगता है। आगे अब देखो हम केवल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल्स में बहुपद में हमारे को फैक्टर्स करने की विधि पूछ ली, मतलब पॉलिनोमियल्स को हमारे को सीधा इक्वेशन के रूप में पूछ लिए, सीधा हमारे को ऐसे देते जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू कुछ नहीं, और बोले कि इसके मूल्स ज्ञात कीजिए, रूट्स ज्ञात कीजिए, फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। तो वो सारी विधि किसमें आएंगे? पहले हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? इक्वेशन के रूप में। तो इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस रूम में लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर या रूट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो उसको हम 3 टाइप से उसके क्या निकाल सकते हैं? रूट निकाल सकते हैं। 3 टाइप से उससे क्या निकाल सकते हैं? रूट, जिसमें हम एक एक क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे। जैसे एक्सरसाइज आएगी उसे एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। जैसे 2.2 है, 2.2 में हमारे पास कौन से तरीके से है? फर्स्ट कौन सा आएगा? फैक्टराइजेशन। कौन सा? फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि। आगे बात समझिए, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर से फाइंड आउट करेंगे, रूट से फाइंड आउट करेंगे, जीरो। अब देखो इसके बाद इसके जो आंसर को सर्टिफाइड करते हैं, मतलब इसके आंसर की उत्तर की जांच करते हैं, वो क्या होता है? तो हमारे पास जो दो रूट्स आते हैं, अगर मैंने कल बताया था कि हमारे पास इक्वेशन में कौन सी है? सेकंड ऑर्डर है, या तो इस सेकंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर वाली तो है, तो उसके पास मैंने क्या बताया था कि ये क्या करेंगे? एक्सिस को 2 बार काटेगी, चाहे वो किसी प्रकार से काट सकती थी, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे। सॉरी, तो 3 बार काट ली, 1 2 1 2 1 2। तो किसी भी प्रकार से काटती तो उसके कितने रूट्स आ रहे थे? 2। तो इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर वाली के जो रूट आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। जैसे कि मैंने मान लिया x1 और x2 मेरे पास क्या आ गए? 2 रूट्स आ गए इसके। ठीक है, x1 और x2 तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन में थोड़ा अजीब लगेगा, तो आप इसको मान लीजिए अल्फा और बीटा। क्या मान लीजिए? अल्फा और बीटा। तो देखो इसके अल्फा और बीटा का जो आंसर से सर्टिफाइड करेंगे वो किस प्रकार होता है कि सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ जीरोस। ये कौन से जीरोस? तो इनका सम या प्लस।
तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, या इसको स्मॉल में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, माइनस का बी अपॉन ए। अभी अब मैं बताऊंगा कि माइनस बी क्या होता है, ए क्या होता है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा इसका मेथड होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। यहाँ तक आगे बात समझ में कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ मेरे पास जीरोस है, उनका सम है मतलब प्लस है, इक्वल में उसके क्या रखना है माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस या फैक्टर्स इक्वल टू कितना आएगा सी अपॉन ए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए बी और सी है क्या यहाँ, तो ए बी सी मैंने कल एक बात बताई थी तुम्हारे को कि पोलिनोमियल्स या जब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की जब बात करते हैं हम, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं हो उस इक्वेशन में, अगर जीरो हटा दे, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था जीरो नहीं हो तो वो क्या होता है एक पोलिनोमियल्स होता है, बहुपद होता है, पी ऑफ एक्स के रूप में उसको लिख देते हैं। लेकिन इसके इक्वेशन बनाने के लिए, इसके इक्वेशन बनाने के लिए, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके इक्वल में जीरो लगा देते हैं। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं जीरो। यहाँ पर ए क्या है मेरे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो, बी क्या है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो, और जो कांस्टेंट है सी है मेरे पास वो क्या है सी। तो ए बी और सी का पता चल गया कि ए बी सी, ए कौन सा है ये वाला, बी कौन सा है ये वाला, सी कौन सा है ये वाला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, सॉरी 1 इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ 3 क्यों, 3 किसकी वैल्यू है ए की, 6 किसकी वैल्यू है बी की, और सी ए की सी की कितनी वैल्यू है 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी। अब आप बोलोगे कि ये यहाँ तो माइनस है सर, तो माइनस यहाँ प्लस इंटू माइनस करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस की है तो देखो इसका मतलब मेरे पास जो बी की वैल्यू थी, जो बी की वैल्यू आई है वो ऑलरेडी किस में आई थी माइनस की। तो मतलब मेरे पास जो वैल्यू आएगी माइनस इंटू माइनस का बी अपॉन ए, अगर मैं लिखूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन ए। आगे यहाँ तक बात समझ में कोई दिक्कत है? चलो दोस्तों इसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्या अपने पास, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस के हमारे को रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके फैक्टर्स से उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद उसके आंसर को सर्टिफाइड करना है कि इसके आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, उत्तर की जांच करनी है। वो किस प्रकार से अभी बताया था हमने। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x square minus 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 2x minus 8 इक्वल टू। अब देखो यहाँ तक केवल इतना दे रखा है। अब मैं इसको किससे निकाल रहा हूँ, इक्वेशन से, इक्वेशन बना के निकाल रहा हूँ। इसका मतलब मैं इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप जब इसको करो तो इससे पहले क्वेश्चन लिखना ऐसे, इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो इक्वल में क्या लगा देना जीरो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर उसमें कौन सा मेथड दे रखा है मल्टी फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि। तो देखो क्या करेंगे हम कि हमारे को पहले क्या करना होता है, ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में, मतलब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। देन इट इज, देन रहने दो, इट इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। क्या है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन? सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 और सी इक्वल टू -8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है आपको। अब देखो इसके बाद हमारे को क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स निकालने के लिए, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है हमारे को कि जो बी की जो वैल्यू होती है, बी की जो वैल्यू होती है, बी की जो वैल्यू होती है उसको प्लस माइनस करने पर, उसको प्लस माइनस करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। क्या? ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ए इंटू सी को करूँ तो वो वैल्यू आनी चाहिए जो मैं बी को प्लस माइनस करने पर निकालूँ। देखिए ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको एग्जाम में नहीं करने आनी है आपकी ये चीज़, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि बी की जो वैल्यू है वो आपको इस प्रकार से लिखना है, उसको प्लस माइनस करने की मेरे पास ए इंटू सी की जो वैल्यू आए वो उसके बराबर आ जाए। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, बी की जो वैल्यू है, बी कितनी है मेरे पास -2, बी कितनी है मेरे पास -2। अब देखो -2 को मैं क्या लिखूँ कि मेरे पास कितना आ जाए 8 आ जाए।
क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने में तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, माइनस का 2। तो देखो मैं अगर इस वाली डिजिट को क्या क्या लिख सकता हूँ, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का 4 प्लस का 2, ये लिख सकता हूँ क्या, माइनस का 4 प्लस का 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4 प्लस का 2, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बच जाएगा, इसका मतलब इसके बराबर है। और क्या लिख सकता हूँ मैं, और लिख सकता हूँ मैं क्या, 6 माइनस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4, ये भी लिख सकता हूँ, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस का प्लस का 6, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब देखो इनमें से आ तो बहुत सारे जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारी डिजिट लिख सकते हैं, माइनस का 12 और प्लस का 10, तो भी मैं निकालूंगा तो माइनस का 2 आएगा। लेकिन इनमें से कौन से डिजिट को हम चुने, कौन से डिजिट को हम इसके फैक्टर्स को माने, तो देखो हमारे पास लाना क्या था, दूसरी तरफ a इंटू सी, ए इंटू सी के बराबर लाना था। ए क्या है मेरे पास, यहाँ ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, तो ए इंटू सी कितना आ गया, बराबर माइनस का 1 कि मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए, केवल माइनस का 8 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया, माइनस का 24, 7 का 24, ये तो गलत है। इसको करके देखता हूँ, 8 सी के 48, माइनस का 48, ये भी नहीं आ रहा। इसको करके देता हूँ, 4 दूनी की 8, माइनस का 8, ये वाला आ रहा है। इसका मतलब इसके फैक्टर से जो है, रूट से जो है, इसके जीरोस जो है वो क्या होंगे, माइनस का 4 और 2। आगे यहाँ तक बात समझ में कि माइनस का 4 और 2 ही क्यों लिया हमने। आपके दिमाग में जो और क्वेश्चन चल रहे थे कि ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं लिया, तो उन सबको क्यों नहीं लिया, ये एक रीजन था कि इसकी वैल्यू -8 के बराबर नहीं आ रही थी और इसलिए इनको नहीं लिया। अब देखिए इसके जीरोस हमारे पास क्या आ गए, माइनस का 4 प्लस का 2, क्या आ गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये x कॉमन लूंगा तो वो 2 को मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये राशि कैसी आई है, x कॉमन ले लिया, माइनस का 4 प्लस 2 ऐसी थी तो x को इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो x के कॉमन आ रहा है तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस यहाँ से x कॉमन आया तो कितना बच गया 4, प्लस यहाँ से देखो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस यहाँ कितना बच गया 4 इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों ही ब्रैकेट में से मेरे पास ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आपके पास फैक्टर्स करने के बाद यहाँ तक अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं, ये वाला और ये वाला अगर ब्रैकेट आपके पास सेम नहीं आते हैं, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं त्रुटि की है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ये ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर ये सही नहीं आएंगे तो सेम नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन है गलत कर दिया आपने। तो देखो ये सेम है तो इन दोनों में से मैं ये एक ब्रैकेट क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ x माइनस मैंने 4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा मेरे पास x माइनस प्लस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस का साइन, यहाँ क्या बच गया 2 इक्वल क्या है 0। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब देखो इसके इक्वल में ये एक क्या है मल्टीप्लाई में, तो देखो मैंने इस वाले को इधर रख लिया, इसको मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसमें भेज दिया डिवाइडेशन में, तो 0/x प्लस का 2 हो गया। ठीक है, एक दूसरी तरफ मैंने क्या किया, इस वाले को रख लिया और इस वाले को क्या भेज दिया 0 के नीचे भेज दिया। यहाँ तक आगे बात समझ। तो देखो x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0, इधर क्या आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस में थी x की वैल्यू, इधर आके किस में हो जाएगी प्लस की, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4, इधर क्या आ गया x इक्वल टू माइनस का 2। तो मेरे पास जो सम वो फैक्टर्स आए, इनके जीरोस आए, रूट्स जो आए वो क्या गया है, x इक्वल टू मेरे पास क्या क्या आ गया माइनस का 2 और 4। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब बात कर रहे थे कि इसके क्वेश्चन के आंसर की सर्टिफिकेट, आंसर को किस प्रकार से संतुष्ट करता है या इसके आंसर की उत्तर की जो जांच करनी थी वो किस प्रकार से होगी। तो देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट मेथड क्या था कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस कितने हैं मेरे पास, माना कि जीरोस क्या है मेरे पास, सम ऑफ जीरोस अल्फा 1 अल्फा प्लस बीटा है, जहां पर चूंकि अल्फा इक्वल टू कितना है मेरे पास माइनस का 2 और बीटा इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यूज रखो कि क्या क्या आता है। देखो माइनस का 2 प्लस 4, बीटा की वैल्यू 4, तो 4 इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मेरे पास माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1, ये 1। सोल्व करो, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया मेरे पास, 4 में से 2 गया तो कितना बच गया माइनस का प्लस का 4,
देखो यहाँ माइनस का बीटा है और बी की वैल्यू भी कितनी है माइनस की, इसलिए यहाँ कितना बच गया मेरा 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस का 2। तो देखो मेरे फर्स्ट वाले से क्या आ गया योग से सम से कितना आ गया आंसर सही, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स गुणनखंड द्वारा। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आता था सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 2 इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है मेरे पास 4 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास माइनस का 8 अपॉन ए की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मेरे पास 1, तो 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। इसका मतलब दोनों उत्तर भी मेरे पास क्या है सही है। जो रूट्स आए मेरे पास इसके जो फैक्टर्स आए जो तो वो क्या आगे सही है। क्यों? क्योंकि हमने इसके आंसर को रख के देख लिया किसमें सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ फैक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। चलो गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज्यादा पसीने आने लग जाते। हाँ इसका सेकंड क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। प्लस देखो सेम ये क्या है एक बहुपद है पॉलिनोमिक है। तो इसका सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ क्या लगा दूंगा इक्वल में 0 और इक्वेशन के रूप में लिख दूंगा। देखो यहाँ पर मेरे पास देखो इक्वेशन में किस प्रकार से आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ x की जगह क्या है s, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई भी ले सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। सेम वही फैक्टर्स करोगे -4 को किस प्रकार से लिखूँ कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 4 इंटू 1 आ जाए। किस प्रकार से लिखूँ कि 4 इंटू 1 आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको -2 प्लस -2 लिखता हूँ तो देखो मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा। -2 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। -2 से क्या जाएगा माइनस का 4 और इधर क्या आ जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन और सम्स दोनों बराबर आ रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या लिखूंगा मैं -2 और -2। तो करो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। तो 2 और s कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2s माइनस यहाँ से क्या बच गया 1। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ ब्रैकेट सेम लेने के लिए मैं क्या करता हूँ माइनस को कॉमन ले लेता हूँ -1 कॉमन लेता हूँ। यहाँ क्या बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने कहा था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो तो ये आंसर सही आएंगे। तो दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है इसलिए आंसर सही है। तो इन दोनों ब्रैकेट में से मैं एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेता हूँ 2s माइनस 1 को कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा मेरे पास 2s, यहाँ क्या है माइनस फिर क्या है 1 तो 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है कि मेरे पास 2s माइनस 1 तो एक को किसी को भेज देता हूँ मैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू माइनस का था इधर आके किससे आ जाएगा प्लस का और s इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1/2। क्या आ गया 1/2। दूसरा भी क्या होगा 1/2। तो 1/2 और 1/2 दोनों ही क्या आएंगे मेरे पास तो इसके रूट्स आएंगे। तो इसके रूट्स जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे 1/2 और 1/2। आगे यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद अगर मेरे पास इसके सम ऑफ जीरोस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस की बात करता हूँ मैं तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस मतलब एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो एल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास 1/2। तो एल्फा चूंकि एल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। एल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू जो मेरे पास है वो कितनी है 1/2 और 1/2। रखो एल्फा की जगह रखता हूँ मैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास बी की जो वैल्यू आई थी माइनस का 4 माइनस और बी की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी माइनस का 4 अपॉन ए की जो वैल्यू है वो भी कितनी है मेरे पास 4 कितना हो गया माइनस इंटू माइनस तो कितना हो गया 1 और 4/4 कैंसिल आउट हो गया कितना हो गया 1। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसके जो बाद में बात करता हूँ किसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स की। तो देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स क्या लेता हूँ मैं एल्फा इंटू बीटा। क्या लेता हूँ एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इक्वल टू बीटा बराबर क्या था
सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। सी की जो वैल्यू आई थी, सी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मेरे पास 1 अपॉन ए की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मेरे पास 4। तो कितना आ गया मेरे पास 1/2 टू जा 4 इक्वल टू 1/4। दोनों के जो आंसर आए वो मेरे पास क्या आ गए, सही आए, इक्वल में आए। इसका मतलब जो भी मेरे पास इक्वेशन आती है उसके जो रूट्स आते हैं, सम्स आते हैं, वो क्या आते हैं, सम और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में इसके बराबर आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, सही है। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। इसके बाद हम बात कर देंगे अगले क्वेश्चनों की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थर्ड जो है वो क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो इसके इक्वल में ये क्या मेरे पास पहले पॉलिनोमियल बहुपद है। अब इसके इक्वल में अगर मैं 0 लगा लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है मेरे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। कैसे बनी, क्योंकि ये किसके रूप में है, ax² माइनस bx प्लस c के रूप में। मतलब किस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। इसको इस सीक्वेंस में इसको रखने पर मेरे पास क्या आता है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस का 7 और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 3। a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अवेलेबल है। अब देखो मैं क्या बताया था कि मेरे पास b को इस प्रकार प्लस माइनस करूँ कि मेरे पास a इंटू क्या आ जाए c के बराबर आ जाए, a इंटू c के बराबर आ जाए। तो देखो b क्या है मेरे पास माइनस 7 और मेरे पास c कितना है मेरे पास, और AC कितना है, A कितना है मेरे पास 6 और C कितना है मेरे पास 3। तो ये कितना हो गया 18। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस में 7 को किस प्रकार लिखूँ कि मेरे पास कितना आ जाए 18 आ जाए, और जो भी किसका माइनस का। आ गया तक बात समझ में। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 5 प्लस 2 लिख सकता हूँ। 5 प्लस 2 भी तो कितना होता है 7 होता है, और लेकिन 9 माइनस 2 भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो -9 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ। लाना क्या है मेरे को माइनस का 7। तो देखो 5 में से 9 जाता है तो मेरे पास कितना बचता है प्लस का 7। इसका मतलब ये तो लिख नहीं सकता। यहाँ 5 प्लस 2 कितना होता है वही प्लस का 7। इसका मतलब ये भी नहीं लिख सकता। अब -5 माइनस 2 भी माइनस का 7 होता है। हाँ एक ये लिख सकता हूँ मैं। एक यहाँ देखो मेरे पास माइनस का 9 है, प्लस का 2 है, तो कितना आ गया माइनस का 7। एक ये लिख सकता हूँ। मतलब ये नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूँ। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर मेरे पास कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ मैं, माइनस का 2 और माइनस का 5 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया प्लस का 10। क्या मेरे पास 18 है क्या, नहीं। इसका मतलब ये भी अप्लाई नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है माइनस का 9 प्लस का 2 18, किसका माइनस का। इसका मतलब मैं अप्लाई क्या करूँगा इसके फैक्टर्स माइनस का 9 और प्लस का 2। यहाँ तक आगे दोस्तों बात समझ में। तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। रखो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 3x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया मेरे पास 2x माइनस यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3। ठीक है, यहाँ देखो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1 कॉमन लेता हूँ मैं। यहाँ क्या बचा मेरे पास 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि अगर दोनों की ब्रैकेट सेम हो तो हमारे आंसर क्या होंगे सही। अगर ब्रैकेट सही नहीं है, सेम नहीं होंगे तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो देखो इन दोनों के ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन लेता हूँ, 2x माइनस का 3 मैंने कॉमन लिया तो क्या बच गया इधर 3x, इधर प्लस का 1 बच गया, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। देखो इन दोनों में से मैं कहता हूँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक बार जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको मैंने डिवाइडेशन में भेज दिया, दूसरी बार जो मेरे पास यहाँ दूसरा मल्टीप्लिकेशन था उसको डिवाइडेशन में भेज दिया, और 0 में किसी दूसरी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 के बराबर आता है। तो देखो यहाँ से क्या है मेरे पास 2x इक्वल टू प्लस का 3 या माइनस का था, इधर आ गया प्लस का, और x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। इधर क्या आ गया मेरे पास x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो मेरे पास जो x1 और x के जो फैक्टर्स आए या मेरे रूट्स आए वो क्या क्या आए मेरे पास 3/2 और
माइनस का 1/3। यहाँ तक आगे बात समझिए। अब आंसर को सेटिस्फाइड करने के लिए उत्तर की जांच जो करनी है वो क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा मतलब रूट से, बीटा भी क्या है रूट से, फर्स्ट रूट से अल्फा, सेकंड रूट से बीटा। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए, बी कौन सी वैल्यू है मेरे पास, ये रही, और ए कौन सा है मेरे पास, ये वाला फंक्शन। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास माइनस की 7 है, माइनस की 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, ये 6। दोनों का एलसीएम दिया यहाँ मेरे पास कितना आ गया 3 और 36, तो 3 3 जा 9 माइनस का 2 कितना आ गया, इधर मेरे पास 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो मेरे पास जो वैल्यू आई सम ऑफ फैक्टर्स का जो इक्वल में मेरे पास क्या आ गया इसके आंसर। इसका मतलब मेरे पास यहाँ तक सही है। अब दूसरा जो मेथड था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या था सी अपॉन ए। क्या था सी अपॉन ए। सी क्या था चौरासी, जो जिसमें कोई कांस्टेंट पद था, ये वाला। आगे बात समझ में। देखो क्या था अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, ये 6 रखो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस का 3/6, यहाँ मेरे पास कितना है माइनस का 3/6, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है बिल्कुल सही। इसके फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल क्या है सही है, इसके जो फैक्टर्स है ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक आगे दोस्तों बात समझ में। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। इसके बाद अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचते हैं, तो जो 4th और 5 है उनमें से मैं एक करवा देता हूँ आपको, और बचा जो 6 क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो देखो क्या था मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं 4th करवाता हूँ आपको। 4u² प्लस 8u, ये क्या है एक मेरे पास बहुपद है, पॉलिनोमिक है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन के रूप में लिखूंगा। तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आ गया मेरे पास 0, क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पर मेरे पास u है, यहाँ पर u है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। तो 4u इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से 4u अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या कितना बचता है, यहाँ मेरे पास कितना बचता है u प्लस इधर में से 4 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 2, और u बाहर आ गया तो u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करता था हम भाई एक पद को भेज देता था इधर, तो दोनों तरफ रखो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों तरफ u इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब देखो 4u इक्वल टू इधर कितना आ गया 0/4 मतलब 0, और इधर u इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2। तो u की जो वैल्यू आई u इक्वल टू मेरे पास एक तो 0 आ गया और एक u इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया माइनस का 2। अब क्या था, और यहाँ मेरे पास जो मेथड था इनके आंसर के लिए वो क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आए इसके u के जो फैक्टर आए वो क्या आ गए 0 और माइनस का 2 आ गए। इसको पता करने के लिए कि सही है कि नहीं है तो देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था माइनस का b अपॉन e। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 2, तो यहाँ 0 माइनस 2 इक्वल टू b की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 8 माइनस का 8 अपॉन a की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 4, ये 4, इधर माइनस का 2 इक्वल टू 4 2 जा 8 तो 2। इसका मतलब मेरे पास जो सम ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो सम ऑफ रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे इक्वल, मतलब ये फैक्टर से यहाँ तक सही है। इसका अगला मेथड क्या था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आता था सी अपॉन ए। यहाँ तक आगे बात समझ में। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, ये 4 रख लिया, इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 इक्वल टू देखो सी की जो वैल्यू है, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू गलत रख दी मैंने। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 2 इक्वल टू सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 0। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई कांस्टेंट पद ही नहीं है। कैसे, क्योंकि इक्वेशन तो किस प्रकार की होती थी मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ पर c है ही नहीं मेरे पास, c नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ c की वैल्यू कितनी होगी
जीरो, कितनी होगी? जीरो। तो देखो जीरो पे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, इक्वल टू जीरो में किसी भी संख्या से भाग दूंगा तो क्या आएगा? जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ तक भी मेरा ये दोनों मेथड सही है। आगे यहाँ तक दोस्तों बात समझ में। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको आपको किस प्रकार से करना है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये कैसे करेंगे आप, यहाँ माइनस का था इधर आके किससे हो जाएगा? प्लस का। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? प्लस का 15। जब स्क्वायर हटा तो रूट लगता है, याद रखना जब भी आप स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो प्लस माइनस में रूट हटता है, याद रखना ये बात हमेशा काम में आने वाली चीज है। जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस में लगता है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब इसके रूट जो आए टी के हो गया आगे, एक तो प्लस का कितना रूट 15 और एक माइनस का रूट 15, और 15 रूट 15 को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं। तो बस ये आगे इसके आंसर। अब इसके आंसर इधर अल्फा प्लस बीटा और उसमें रख के देख लेना। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मैं बता देता हूँ। इसके ए की वैल्यू जो है मेरे पास 1 आएगी, इसमें यहाँ लिखता हूँ। ए की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, और बी की वैल्यू है वो 0 आएगी, और सी की वैल्यू जो है वो आएगी माइनस का 15। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये देखो माइनस का 15 और प्लस का 15, रूट में से एक गया तो 0, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है? 0, इसका मतलब 0.0, तो इसकी वैल्यू भी 0। तो ये भी क्या आएंगे? इसके रूट सही आएंगे। अगला देख लो, अगला क्या है मेरे पास? 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो ऐसी संख्या पहले हमें क्या करना है? a इंटू सी। तो कितना आ गया मेरे पास? यहाँ 12 हो जाएगा। सपोज करना, लिखना नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? 12, मतलब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो कैसी वैल्यू होगी? ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? तो देखो 4 3 जा 12, मतलब माइनस का 4 और प्लस का 3 करता हूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है, और माइनस करता हूँ तो इसमें से माइनस का 1 बचता है। सही है। तो ए की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो तो कितनी है? 3। बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? -1, और सी की वैल्यू माइनस का 4। फैक्टराइजेशन से या फैक्टर करूंगा तो क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, 3 माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 और 3x माइनस का 4। आगे यहाँ तक बात समझ में आ गया? आपको पता ही है, एक के इक्वल में भेज देंगे तो इसके रूट्स क्या आ गए? इसके जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए? x इक्वल टू एक तो -1 आ गया, और एक x इक्वल टू 4/3 आ गया। बस आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो सेकंड क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है, ये बताया है कि जो मेरे पास फैक्टर्स आते हैं उनका सम दे रखा है जो हम लास्ट में दे रखे थे, और उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है मैं फैक्टर्स को, फैक्टर्स के। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है, उसमें क्या दे रखा है? एक तो सम दे रखा है, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। इन दो की वैल्यू दे रखी है। इसका पता है ये क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और इसका पता है ये क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इक्वेशन कौन सी होती है? इक्वेशन कौन सी होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूप में होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये नॉर्मल बात है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन के फर्स्ट रूट में है मेरे पास, इसका फर्स्ट लेता हूँ मैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास? 1/4 और माइनस का 1। क्या क्या है? 1/4 और माइनस का 1 क्रम वाइज। मतलब पहले क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स के, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस का 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ तक आगे बात समझ में? इससे देखो मेरे पास क्या आ गया? b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? माइनस का 1, और a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4। कैसे निकाला मैंने? a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4। कैसे निकाला? b की जगह क्या है? 1, और यहाँ कितना है? माइनस, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 1। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। 4 की जो वैल्यू है वो किसके नीचे है? a के बराबर है, मतलब इसकी तुलना की है मैंने, कंपैरिजन किया है। तो a की वैल्यू जो कितनी आ गई मेरे पास? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब दे रखा है इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो दे रखा है माइनस का 1, बराबर किसके होता है? c अपॉन ए के। इसके नीचे 1 रखा दिया मैंने। अब देखो यहाँ c की तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू माइनस का c। क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू माइनस का c। अब या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 4, तो यहाँ रखो 4 इक्वल टू माइनस का c को हटाऊंगा तो माइनस को इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 4 इक्वल टू c। ये इक्वेशन आ गई आपके समझ में। तो यहाँ a b और c की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया -1 और c इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास -4। एक मेथड तो ये है आपके पास। क्या किया मैंने कि मेरे पास यहाँ क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा था -1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे इसके 1 रख सकता हूँ। मैंने 1 रखा, इसके बाद इक्वल में मेरे पास क्या होता है c अपॉन ए। ये तो था मेथड, बस c अपॉन ए, तो c अपॉन ए रख दिया मैंने। अब देखो मेरे पास इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो a को -1 से करता हूँ तो -a, और 1 को c से करता हूँ तो c, तो c इक्वल टू -a, c इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया -a। इसको माइनस इधर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, दोनों बराबर है, किधर किस साइड भी लगा दो आप। देखो a की वैल्यू रखा मैंने कितना, a की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की थी कितनी आई थी 4, तो यहाँ 4 रखा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -c की वैल्यू 4, यहाँ रख दो माइनस, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -4। आगे यहाँ तक बात समझ में, बस c की वैल्यू a b c की वैल्यू आ गई। अगर ये नहीं करो आप, ये मेथड नहीं करो, तो दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर मेरे पास क्या था, माइनस का b अपॉन a इक्वल टू कितना था 1/4, और यहाँ क्या था c अपॉन a इक्वल टू कितना था मेरे पास -1/4। तो नीचे जो a है उसको हमेशा इक्वल रखना होता है, उसको हमेशा क्या रखना होता है, इक्वल। यहाँ 4 है और यहाँ मेरे पास 1 है, तो इसको 4, या तो इसको 1 करूँ या इसको 4 करूँ। क्या करूँ मैं, या तो इसको मेरे को 1 करना पड़ेगा या इसको मेरे को 4 करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको 1 करता हूँ, इसको 1 करता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में 1/4 का, और सॉरी 4 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, और इसमें भी डिवाइडेशन करना पड़ेगा, है ना। तो या फिर मैं क्या करूँ, इसको ही क्या बना दूँ, 4 बना दूँ तो इजी रहेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे क्या कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, इधर तो 1/4 है, इधर क्या इतना आ गया -4/4, इसका क्या आ गया -4/4। अब इनका क्या कर लो, तुलना कर लो। तो देखो क्या आया मेरे पास, b की वैल्यू कितनी आई -1, b इक्वल टू -1, a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू कितनी आएगी -4, c की वैल्यू कितनी आएगी -4। तो देखो मेरे पास a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -4, p की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1 -का। आगे यहाँ तक बात समझिए, चाहे आप ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड लगाओ, आपको जो गाइड्स दे रखे होंगे उसमें डायरेक्ट ये मेथड दे रखा होगा कि आप सीधा आपको समझ में आए कि नहीं आए, इसलिए ये मेथड मेरे को बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो इसके बाद इसने पूछा है कि ये फाइंड आउट करने के बाद इसकी इक्वेशन जो होगी, इसका पोलिनोमिक जो प्रसार होगा वो क्या होगा, बहुपद जो होगा वो क्या होगा। तो देखो क्या था, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मान रख लो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे पास, a की जो वैल्यू आई 4, तो यहाँ रखो 4x² प्लस b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, b की वैल्यू -1, तो यहाँ प्लस माइनस 1 को x से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो x, फिर क्या c की वैल्यू -4, ये क्या आ गया मेरे पास, एक पोलिनोमिक आ गया, बहुपद आ गया। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन में लगाना हो तो 0 लगा देना आ गया, और इक्वेशन नहीं पूछे तो ओनली पोलिनोमिक के लिए 4x² - x - 4। आगे यहाँ तक बात समझ में, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद पढ़ाता हूँ मैं इसका नेक्स्ट सेकंड। देखो आप अगर मैथमेटिक्स को समझकर करना चाहो तो बहुत इजी है, और अगर आप रटते हो उन क्वेश्चनों को कि इसमें ऐसे कर लेंगे इसमें ऐसे कर लेंगे, और निकालने का आप अभ्यास नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि एग्जाम के समय हम भूल जाते हैं कि किसको क्या करा था, किसको क्या करा था, कब क्या लिखा था। सेकंड, इसके सेकंड टर्म में है मेरे पास √2 और 1/3। क्या क्या है, √2 और 1/3। देखो ये क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स में इसकी वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, √2/1। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का b अपॉन। आ गया तक बात समझ में। अगला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना है 1/3, इसको क्या लिख सकता हूँ c अपॉन। यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 3 है, यहाँ a की वैल्यू मेरे पास 1 है, या तो आप इक्वल कर लो, या इस एक इक्वेशन को और मैं क्या करता हूँ, दोनों तरीके से बताता हूँ, इसके बाद मैं एक ही के तरीके से बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा, आप खुद दूसरा तरीका कर लेना। देखो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, तो देखो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, b की वैल्यू कितनी है -1 की जगह यहाँ माइनस का √2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा -√2। यहाँ पर a की वैल्यू है मेरे पास कितनी 1, a इक्वल टू कितना आ गया 1। आगे बात समझ में, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, a बराबर 3c आ गया, क्या a बराबर 3c, इसको लिख सकता हूँ मैं a बराबर 3c। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई।
तो a बराबर 3c आ गया। अब देखो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो यहाँ 1 रख दो, 1 इक्वल टू 3c, और c इक्वल टू कितना आ गया 1/3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/3। आगे बात समझ में। इसकी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी मेरे पास, देखो a की जगह a रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो 1x² प्लस b की जगह क्या रखूँ मैं माइनस का √2, तो माइनस का √2x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/3। अब देखो क्यों आप बोलोगे सर ये तो और दे नहीं रखा, तो पहले आप क्या करते हैं इसको, क्यों जो बुक है उसके आंसर को लाने के लिए क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। या तो सोल्व कर लो, इसको इक्वेशन बना लो, 0 बना के इसको ऊपर पूरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आ जाएंगे। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरे तरीके से करना चाहो, तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया कैसे, कि जब इनके आंसर इन दोनों ने हमने रखा क्या कि √2/1 इक्वल टू माइनस का b/a आ गया, और यहाँ के आगे मेरे पास 1/3 इक्वल टू कितना आ गया c/a। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ a है बराबर मेरे पास 3 है, और यहाँ a बराबर कितना है मेरे पास 1, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँ मैं, इस वाले इक्वेशन को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 3√2/3। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से मेरे पास क्या निकला, b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, b की जो वैल्यू आई माइनस का √3√2, a की जो वैल्यू आई वो आ गई कितनी मेरे पास a इक्वल टू 3, और c की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें तो काफी डिफरेंट आ गई, यहाँ 3 नहीं आ रहा, यहाँ 1 नहीं आ रहा, तो देखो मैंने क्या कहा था, इसके इक्वल में 0 रखो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा +1, और इस 0 को इससे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही डिजिट आएगी। इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जहां पर a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, देखो ये रही 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3√2 माइनस का 3√2, c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो भी ये इक्वेशन आएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे दोस्तों बात समझ में क्या डिफरेंट है दोनों तरीकों में, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए मेरे पास वो कौन कौन से बच गए, 0√5 0 और √5 1 1। तो देखो जैसे मैंने अभी बताया उसमें अब मैं क्या आपको केवल इनमें से 2 बताता हूँ, कौन कौन से बताऊँ। एक तो मैं बता देता हूँ आपको माइनस का 1 और माइनस का 1/4 और माइनस का प्लस का 1/4, ठीक है। 1 1 का तो इजी है आप कर लोगे, 4 1 का भी आप कर लोगे। एक बता देता हूँ मैं 0 और √5 का, जो हार्ड है इनमें से वो मैं बता देता हूँ, जो आपको टफ लगे, और बाकी जो इजी है 4 1 1 1 वो आप खुद कर लेना। तो देखते हैं देखो पहले लेता हूँ इसमें कौन सा 0 और √5, 0 और √5, ये जो कौन सा है 4th का है 5 है जो देख लेना आप। देखो 0 और √5 क्या दे रखा है, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0, और इसको क्या लिखता हूँ माइनस का b/a। आगे यहाँ तक बात समझ में। इसका मतलब मेरे पास यहाँ 1 है, 1 से किसी भी डिजिट को 0 में डिवाइडेशन करूंगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो मेरे पास कितना है √5, यानी कि c/a। यहाँ तक आगे या समझ। इससे मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, इस वाले मेथड से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि b की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, और a की वैल्यू भी कितनी आएगी मेरे पास, जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अभी तक कोई पता नहीं, क्योंकि 1 रखेगी नहीं रखे, ये भी तो हो सकता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके नीचे भी मैं क्या रख लेता हूँ 1। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू 1 अपन रख सकते हैं, और इसकी a की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो देखो दोनों में क्या है मेरे पास a इक्वल टू कितना आ गया 1, दोनों में सेम है। b की वैल्यू आई वो क्या आ गई 0, c की जो वैल्यू आई वो कितनी है मेरे पास √5। कितना इजी क्वेश्चन है ये, कितना ही इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या बनी, इस इक्वेशन में मान रख लो, a की जगह कितना रखना है मेरे पास 1x², 1 को रखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है प्लस b की वैल्यू कितनी है 0, और 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.x प्लस √5 कितना है c, √5 c। देखो x², यहाँ 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, तो 0 प्लस √5। अगर ये क्या आ गया इसका पोलिनोमियल बहुपद, अगर इसको इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी x² प्लस √5 इक्वल टू 0। आगे बात समझिए दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद अगला जो मैंने बताया था, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप।
इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट जो क्वेश्चन बचा है वो दे रखा है अपने पास, माइनस का 1/4 तो और प्लस का 1/4 क्या है, माइनस का 1/4 और 1/4। अब देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ तक आगे बात समझिए। अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे पास 1/4 इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम 4 तो ए की जो वैल्यू आई मेरे पास ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4। हमेशा मैंने क्या कहा कि ए को क्या करना, हमारे को इक्वल रखना, हमेशा बराबर रखना, इसलिए ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। बी की जो वैल्यू आई, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसका मतलब बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 1, सी की जो वैल्यू है वो भी कितनी है 1, तो सी इक्वल टू भी क्या आ गया 1। सो ए बी सी की वैल्यू इज 1 4 1 और 1, देन इक्वेशन इज ए की वैल्यू 4x² प्लस बी की वैल्यू 1 मतलब x प्लस सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। ये तो क्या बन गई इक्वेशन। और इसका पोलिनोमियल की बात करूं तो क्या बन जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। आगे बात समझिए दोस्तों कि पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अब इसका अगला क्वेश्चन बचा है अपने पास 4 और 1, ये भी करवाऊं क्या, ये भी करवा देता हूं मैं 4 और 1 का। देखो क्या दे रखा है 4 और 1 दे रखा है। 4 क्या है अल्फा ए प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 4 मतलब माइनस बी अपॉन ए, और एक 1 क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 1/1 इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखो ए की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है मेरे पास सेम, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1, बी की जो वैल्यू कितनी है बी इक्वल टू माइनस का 4, सी की जो वैल्यू है कितनी है 1। इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास x² प्लस 4x माइनस प्लस 1, यहाँ बी की वैल्यू सब प्लस में है, तो इक्वेशन जो बनी है वो क्या बनी मेरे पास x² प्लस 4x प्लस 1। लास्ट एक और बचा था 1 1 का, वो भी बता देता हूँ मैं। 1 1 का क्या बनेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 1 इक्वल टू क्या माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है 1 इक्वल टू क्या दे रखा है सी अपॉन ए। तो देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ए की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1, बी इक्वल टू कितना है माइनस का 1, सी इक्वल टू कितना आ गया 1। इक्वेशन क्या बन गई x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बात दोस्तों समझ में, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है, पूरी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 2.3 की। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई दूसरा मेथड और अगर आपको बेटर से बताना आता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस मेथड से आपको दोबारा समझाने का अभ्यास करेंगे।